बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। मैं खरगोन से हूँ। PS बारचे, पूरा नाम मेरा पूर्णा शंकर बारचे है। मैं किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग में, बोले तो कृषि विभाग में, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी पद पे खरगोन में काम कर रहा हूँ। 34 साल की नौकरी हो गई मेरी और इस विभाग में रहते हुए, और विगत 10 साल से मैं देशी बीजों पे काम कर रहा हूँ। और 2010 अक्टूबर में मैंने सुभाष पालेकर जी से जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, बोले तो शून्य बजट प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग ली थी। उसके पहले मैं विभाग के जो रेगुलर कार्यक्रम है, जैसे अभी बता रहे थे कि नाडेप्टा का वर्मी कंपोस्ट, जो रेगुलर हम लोग आज भी विभाग के द्वारा लोगों को बता रहे हैं, वो काम उसके पहले मैं करता था। 2010 अक्टूबर मेरे ख्याल से खाचरोद के बाद पालेकर जी जो है हमारे यहाँ आए थे, और हमारे यहाँ पे उस समय जो कलेक्टर थे वो केदार शर्मा जी थे, और केदार शर्मा जी ने वो ऑर्गेनाइज किया था पालेकर गुरुजी का कार्यक्रम। अभी आप लोगों ने काफ़ी कई वक्ताओं को सुना, जैविक खेती पे, प्राकृतिक खेती पे, गौ पे, बहुत सारा कंफ्यूजन कई दिमाग में रहा होगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ऐसी खेती या ऐसा खेती का काम या ऐसा छतों पे खेती या अपने आंगन में खेती जिसमें कोई भी संकर बीजों का उपयोग ना होता हो, जिसमें किसी स्टॉल से, किसी भी दुकान से कोई भी उत्पाद खरीद के आप न लाते हो, सारी चीज आपके आंगन में, आपके घर में बनती हो, बीज आपके घर का, खाद आपके घर का, सारी चीज आपको आपके खेत से बाहर नहीं जाना है। यदि वो विधा आप अपनाते हैं तो वो सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक नेचुरल फार्मिंग कहलाएगी। उसमें आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन इसमें आपको कोई भी कंपनी का कल्चर, कोई भी कंपनी का ग्रेनुल्स, कोई भी कंपनी के दुनिया भर के टॉनिक, कोई भी कंपनी के जैविक उत्पाद, ये आपको खरीदना नहीं है। यदि इस चक्कर में आप जैविक के चक्कर में पड़ गए तो आपके लिए नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे हजारों कंपनियां हैं जो आपके लिए बन गई है। नेशनल और इंटरनेशनल आपके लिए जैविक उत्पाद बना रही है वो, और वो जैविक उत्पाद आपके जेब में से पैसा निकालने के लिए वो लोग बेताब है, और कई लोग दे रहे हैं पैसा। उन सबको अवॉइड करना आपको। हमारे देश की और देश के बाहर की जितनी भी जैविक कंपनियां हैं, जैविक के नाम पे उत्पाद बना रही है, उनसे आपको खरीदना नहीं है। पालेकर जी को इसलिए मैं सर्वश्रेष्ठ मानता हूं। मैं तो कृषि विभाग का आदमी हूं, लेकिन मैं पालेकर जी को सर्वश्रेष्ठ मानता हूं। है विधा है, बहुत सारी विधा है। अभी ताराचंद बेल जी अभी आए नहीं, बेल जी अपनी तरीके से समझाते हैं। अभी गोपाल सुतारिया जी ने अपने तरीके से आपको बताया, और कोई आएंगे वो अपने तरीके से बताएंगे। सब बहुत सारे तरीके हैं खेती करने के, लेकिन जहाँ तक पालेकर जी का काम है, पालेकर जी की बात है, वो नेचुरल और नेचुरल फार्मिंग की बात है। वो कभी किसी, इवन साहब लोग अतिशयोक्ति मानते हैं, यदि वो इस कार्यक्रम में, इस मंच पर नहीं आया तो केवल इस कारण कि यहाँ पे सब जैविक 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 लिखा हुआ है, और जैविक के स्टॉल भी कुछ लोग लेके आए हैं, अपने उत्पाद लेने के बैठे होंगे, और वो ये नहीं चाहते मेरे गुरुजी, ये उनकी अपनी सोच है। तो नेचुरल फार्मिंग या फिर ऐसी फार्मिंग जिसमें आप किसी प्रकार का केमिकल नहीं उपयोग करते, होता क्या ऐसा कि थोड़ा श्रेष्ठ, उससे फिर कम। सपोज दैट आप बीमार पड़ते हो तो आप के लिए सर्वश्रेष्ठ है प्राकृतिक चिकित्सा। ऐसा पहले प्राकृतिक चिकित्सा से लोग ठीक होते थे, उसके बाद आयुर्वेदिक पे आएंगे अपन। यदि आप प्रकृति से ठीक नहीं हुए तो आयुर्वेद पे आएंगे, आयुर्वेद के बाद होम्योपैथ पे आएंगे, और होम्योपैथ के बाद आप जाएंगे तो आखिरी जो फटाफट रिजल्ट देने वाली विधा है, जो अंग्रेजों ने हमको सौंपी है, जो विदेशों से आई है, वो है अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति एलोपैथ, जिसकी गिरफ्त में आज पूरा देश आ चुका है। अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति। आपको बुखार आया, आपने एक पैरासीटामोल खाई या एक एंटीबायोटिक खाई, आपका आधे घंटे में पसीना आ गया,
और आपने माना कि चमत्कार हो गया। बुखार क्यों आया, बुखार क्यों आता है, बुखार आना ही नहीं चाहिए, इसके बारे में आपको कोई मतलब नहीं। आपका तो बुखार उतर जाना चाहिए, इसलिए आपने पकड़ लिया अंग्रेजों को। उसके बाद आपने पकड़ा रासायनिक खेती को। देखिए, भारत दो बड़ी चीजों की गिरफ्त में है भाई साहब। नंबर 1 एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति, नंबर 2 रासायनिक खेती। ये दोनों का जो है ना व्यू चक्र, इस पे भारतीय कैसे फंसेंगे या फंस चुके हैं, ये सब विदेशों में तैयार हुआ था साहब। ये सब विदेश में आज भी वो जानते हैं कि रासायनिक खेती होगी, लोग रसायन डालेंगे, रसायन डाला ही, जैसे यूरिया डाला तो कीड़े आएंगे ही आएंगे, कीड़े आएंगे तो पेस्टिसाइड लगेगा ही लगेगा तो फिर उसके बाद पेस्टिसाइड उस अनार में घुसेगा, गेहूं में घुसेगा, दालों में घुसेगा, सब्जियों में घुसेगा, फिर उसको लोग खाएंगे, फिर खाने के बाद वापस बीमार पड़ेंगे, उनका फिर वो जाएंगे एलोपैथिक इलाज कराने, फिर उनके ऑपरेशंस होंगे। ये सब चक्र में आप फंस चुके हो। पूरा चक्र है ये, जिसकी गिरफ्त में पूरा भारत आ चुका है। इस सब से यदि निकलना हो तो आपको प्राकृतिक चिकित्सा, प्राकृतिक खेती, भारतीय स्वावलंबन, जो गांधी जी का सपना था कि स्वावलंबी भारत, गांव में स्वावलंबन हो, गांव में रोजगार हो, वो सारा आपको उस आना पड़ेगा। और मैं देख रहा हूँ अभी काफी अच्छे काम हो रहे हैं। राजीव दीक्षित जी की विचारधारा में लेके कई बच्चे, क्योंकि मैं पूरे इस जब से 10-11 साल से काम कर रहा हूँ, मैं लगभग भारत के हर जगह से बात करता हूँ। मेरे फेसबुक में भी 5000 से ऊपर भाई लोग हैं जो अच्छा काम कर रहा है, मेरी बात को सुनते हैं। और देशी बीजों के काम करने के कारण मैं पूरे भारत में देशी बीज पहुंचा रहा हूँ। लगभग बहुत सारे राज्यों में मैंने देशी बीज को पहुंचाया और पहुंचाता जा रहा हूँ। तो काफ़ी प्रेम, काफ़ी एक कुनबा, एक इकट्ठा हो गया, एक हम लोग का इस अभियान इकट्ठा हो गया, काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए इस श्रृंखला में, जो कि जुड़ते जा रहे हैं और बहुत प्रेम पड़ता है। मेरा जितने लोग बैठे हैं उनसे निवेदन है, इसमें खेती के कौन लोग कर रहे हैं बताइए, हाथ खड़ा करें जिनकी खेती है। क्योंकि मैं कृषि विभाग का हूँ तो खेती पे बात करूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि टेरेस गार्डन और इसकी तो बहुत बड़ी बड़ी बात हो गई अभी। उसके बारे में भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं बताऊंगा, जो वो लोग ढंग से, जो प्रैक्टिकल में तो करता हूँ साहब, 34-35 साल हो गए, कैसे मिट्टी तैयार करना, कैसे, बहुत सारे कन्फ्यूज़न है। तो वो सारी चीज़ भी थोड़ी जो क्लियर मैं आपको बता दूंगा कि छतों पे भी आप कितने आसानी से आप उगा सकते हैं सब्जियों को, ठीक है, फलों को। 2010 में पालेकर जी आए तो हमको बताया कि बंसी गेहूँ खाना चाहिए। बंसी गेहूँ हमारे मध्य प्रदेश खाली था साहब। इसमें कुछ बच्चे बैठे जिनको मैंने बीज पहुँचाया है। और यहाँ स्टॉल भी कितने बच्चों का है, तरकारी नेचुरल्स में अविनाश दांगी का स्टॉल है, और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे जो जैविक खेती करके देशी बीजों को लेके बैठे हुए हैं। वो शुरुआत मैंने की थी साहब 2008 से लगा के 10 में जो शुरुआत मैंने की थी। बंसी गेहूँ आया, पालेकर जी ने बोला कि देशी बीज लगाना चाहिए, देशी बीजों के साथ जैविक खेती की जा सकती है। अब मैंने देशी बीजों पे काम गुरुजी से पता करा और उसके बाद फिर मैं वंदना शिवा जी से मिला। वंदना शिवा देहरादून से, और वो नवधान्य करके उनका NGO है जहाँ मैं लगभग साल में एक बार जाता हूँ। वो विगत 25 साल से देशी बीजों पे काम कर रही है। तो वो मेरी पालेकर जी के बाद सेकंड गुरु है जिन्होंने मुझे देशी बीजों की समझ दी। तो जो बंसी गेहूँ मैं महाराष्ट्र लेने गया, पालेकर जी का कार्यक्रम करके मैं कई मॉडल देखने गया, मेरे किसानों को लेके विभागीय टूर पे भी गया और हम लोग निजी टूर पे भी किसानों के साथ गए। वहाँ पे मॉडल देखे, वर्धा में, काटोल में, नागपुर में, है ना, अलग अलग जगह पे मॉडल देखे और उनको हमने सक्सेस होते हुए देखा। और देखने के बाद फिर मैं काटोल से, वर्धा से बंसी गेहूँ लेके आया। अब बंसी गेहूँ के बारे में मालूम पड़ा कि उसमें 15% प्रोटीन होता है, वो ड्यूरम है, वो कठिया है, लेकिन उसकी रोटी बहुत अच्छी बनती है। उसको डायबिटिक आसानी से पचा लेता है, डायबिटिक कहीं कोई है तो वो बंसी गेहूँ की रोटी को आसानी से पचा लेता है। बंसी गेहूँ को हमने आगे बढ़ाया और आज पूरे इंडिया में बंसी गेहूँ फैल चुका है। ये जो एक बीज की बात हुई, उसके बाद खपली गेहूँ देशी बीज है। काला गेहूँ तो मोनिका गर्ग जी ने, एक वैज्ञानिक ने निकाला है, उसको मैं देशी बीज नहीं बोलूँगा, काला गेहूँ अभी चल रहा है पूरे इंडिया में, काला गेहूँ चल रहा है, उसमें कैंसर अवरोधी तत्व है, ये निकाला है, उसके बारे में आप कई लोगों को मालूम होगा। लेकिन खपली, काले बाल वाला गेहूँ और बंसी गेहूँ, ये सारे देशी पुराने बीज है जो कि वैज्ञानिकों तक पहुँचे नहीं है।
तो हमको गुरुजी ने बताया था कि यदि आपको प्राकृतिक या जैविक खेती करना है तो आपको हाइब्रिड सीड पे जाना नहीं है, हाइब्रिड सीड लगाना नहीं है शुरुआत में। बाद में उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, आप संकर बीज भी लगाओगे तो 3 साल के बाद उनके डीएनए सब अपने चेंज हो जाएंगे, वो देशी में कन्वर्ट हो जाएंगे। उनके अंदर का केमिकल, उनके सेल के अंदर जो केमिकल गया है वो 3-4 साल में बाहर हो जाएगा। लेकिन देशी बीज जो भी है वो सहनशील है, देशी बीज संवेदनशील नहीं है। मैंने बीज पे इसलिए काम किया साहब क्योंकि मैं जानता हूं कि एक छोटा सा बीज जो मैं लेके आया, ये सारे वैज्ञानिकों के बीज नहीं है। मैं और चीज भी लाया बताऊंगा आगे एक बार में। ये मक्का है, पीली मक्का है, ये लाल मक्का है, ये वैज्ञानिकों के बीज नहीं है। इसमें कोई रिसर्च नहीं हुआ, कोई लेबोरेटरी में नहीं गया, कोई इसमें कोई बड़ी बड़ी शोध नहीं हुए, कुछ भी नहीं हुआ। ये हमारे बुजुर्गों का परंपरागत बुजुर्गों की देन है हमारे। ये ठीक है, ये हमारे पूरी देशी बीज है, हमारे बुजुर्गों के दिए हुए। और ये छोटा सा मक्की का दाना, ये मक्की का दाना, एक दाना आप देखोगे कितना बारीक है, छोटा सा। इससे 600 से 800 दाने वाला एक बहुत बड़ा पौधा तैयार होता है, जो कि एक या 2 भुट्टे लगते हैं, 800 दाने पैदा होते हैं। ये बुजुर्गों की देन है। अपन आप खाते ना, धानी खाते हैं बाजार में, ये धानी का बीज है, पॉपकॉर्न। ये भी पुराना है, इसमें एक सफेद कलर का होता है, एक पीले कलर का। ये वैज्ञानिक का बीज नहीं है। मैंने तो 34 साल, मैं भी आज भी नौकरी कर रहा हूँ गवर्नमेंट की, और सारे बीजों को मैं बांटता हूँ साहब। मेरी नौकरी है, मेरा पेट है, सारे हाइब्रिड बीज बांटता हूँ, सारी योजनाएं फॉलो करता हूँ। मेरे 2 आरईओ साथी भी यहाँ बैठे हुए हैं। हमारा वो काम है जो हम करते हैं। लेकिन ये काम मेरा अलग से काम है, जो कि प्रकृति के लिए है, जो कि मानव की सेवा के लिए है, जो कि पोषण के लिए है। तो ये बीज इतना महत्वपूर्ण होता है कि अपने साथ खुशहाली लेके चलता है या अपने साथ बर्बादी लेके चलता है। बीज के अंदर उसके सारे गुण धर्म, एक पूरे पौधे के, पूरे पेड़ के सारे गुण धर्म छुपे रहते हैं। लेकिन अभी ये वैज्ञानिकों ने उसके साथ छेड़खानी की साहब। पॉपुलेशन बढ़ गई, 800-900 दाने का भुट्टा चाहिए, लोगों को खाने को ज्यादा चाहिए, पेट नहीं भर रहा था। एक समय दिक्कत आई थी जब गेहूं की रोटी के लिए लोग तरसते थे, वो दिक्कतें आई थी। लेकिन उसका दुरुपयोग हुआ साहब, उस तरीके का, उस टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग हुआ। आज मंडियों में सड़ रहा है गेहूं, और मक्का भी पेड़ों में रोंदी जा रही है, और उसका कोई उपयोग नहीं। तो देशी बीज या कोई भी बीज अपने साथ खुशहाली लेके आता है या बर्बादी लेके आता है। छेड़खानी किया हुआ बीज जो रहेगा, जिसकी नर और मादा अलग अलग, वैज्ञानिक लोग इधर उसके नर को मादा के ऊपर परागित करके और उसका जो एक हाइब्रिड चीज तैयार करेंगे, या कर रहे हैं या कर दिया है, वो चीज एक आर्टिफिशियल है। लेकिन देशी बीज यदि है तो वो सहनशील रहेगा। वो जो हाइब्रिड है, जो संकर हो गया है, चाहे वो पौधा हो, चाहे वो बीज हो, चाहे वो कुत्ता बिल्ली हो, चाहे वो इंसान हो, यदि कहीं संकर हुआ है तो वहां पे संवेदनशीलता आ जाती है, वो बीमार रहेगा। यदि वो इंसान है तो इंसान बीमार रहेगा, वो पौधा है तो वो बीमार रहेगा। उसकी डिमांड ज्यादा रहेगी पोषक तत्वों की, उसको ज्यादा चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा उत्पादन दे, क्योंकि उसका नेचर ऐसा बना है कि वो संकरित हो गया है, उसका उत्पादन उसको ज्यादा देना है। यदि आपने संकर मक्का के इस बीज को आपने जैविक खेती में या प्राकृतिक खेती में लगा दिया, संकर मक्का के हाइब्रिड सीड को, तो साहब वो पैदा ही नहीं होगा, बहुत मुश्किल जाएगी। नहीं आप पैदा कर सकते, आपका भुट्टा ही नहीं आएगा ढंग से, क्योंकि उसको तो एनपीके चाहिए, उसको तो सारे तत्व ज्यादा चाहिए, और वो आपको ऊपर से देने पड़ेंगे। ये एक कारण था कि रासायनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए संकर जो है हाइब्रिड सीड आ गया है। बीज अपने साथ बीमारी लेके चलता है। बीज के एक सेल में वो कैसे पैदा हुआ, वो उसका ओरिजिन, वो किस ढंग से जमीन में गया था, किस पौधे से वो पैदा हुआ, उस पौधे में क्या क्या दिया गया था, उस पौधे में क्या क्या केमिकल स्प्रे किए गए थे, उस पौधे का जड़ में क्या क्या रासायनिक खाद वगैरह दिया गया था, और उसमें वो सारी चीज बीज में आ जाती है साहब। इवन जो
फंगस है, वायरस है, वो भी बीज अपने साथ बीमारी लेके चलता है। हम लोग इसलिए जो वैज्ञानिक बोलते हैं कि इसका बीजोपचार करो, हमारे पालेकर जी बोलते हैं कि इसका बीजामृत करो, बीजामृत करो, तो बीज उपचार इसका कहलाता है। लेकिन उसके डीएनए में कोई चीज है, आप यदि बीजामृत भी करेंगे साहब तो उसके डीएनए के अंदर तक बीजामृत नहीं जा पाएगा। इसलिए मैं बोलता हूं कि बीजों पे बहुत, खेती करने के पहले बीजों पे बहुत ध्यान देना है। इसलिए मैं देशी बीजों पे काम कर रहा हूं। देशी बीज आप लगाएंगे, ये वर्षों पुराना, 8000 साल पुराना, 7000 साल पुराना ये बीज है। ये बीज जब बोएंगे तब पैदावार देगा। अफलन की स्थिति इसमें नहीं आएगी। अलग इसमें नपुंसकता, अलग नपुंसक बीज नहीं है ये पैदा करने वाला बीज है। वो यदि आपने हाइब्रिड सीड का मक्का लगा दिया, आपने पैदावार ली, बाजार से आप पैकेट लाए, और यदि आपने हाइब्रिड सीड का भुट्टा ले लिया और उस भुट्टे को वापस अगले साल बीज बना के बोया आपने, तो आपका जो 800 दाने वाला भुट्टा है ना, वो 200 दाने पे आ जाएगा, 200 दाने पे, या फिर अफलन होगा, उसमें भुट्टा आएगा ही नहीं, पौधा तैयार हो जाएगा, पोलिनेशन ही नहीं होगा, अलग वहां पे नपुंसकता आ जाती है। तो जो संकर बीज है उसको यदि आप उसका उत्पाद खाएंगे, आप गौर कीजिएगा, आपने संकर मक्का खा ली तो आपको एक तो पहले तो मिठास मिल नहीं रही, स्वाद भी नहीं मिल रहा आपको। आपने हाइब्रिड टमाटर का सब्जी खाई तो आपको वो स्वाद भी नहीं आ रहा, और उसमें जो पोषक तत्व होना चाहिए, जो पोषण इससे मिलना चाहिए, वो आपको नहीं मिलेगा। आपका पेट भर रहा है साहब। आज ये रासायनिक खेती आपका केवल पेट भर रही है, आप पेट भर रहे हो, आपको पोषण नहीं मिल रहा है, और इसी कारण आप बीमार हो, क्योंकि आपका पेट भर रहा है केवल, और आप केवल आपकी जो कमाई है ना साहब, उस कमाई का आप बहुत हो गया 10% भी नहीं आप खाने पे खर्च करना चाहते हैं। मेरे जो जैविक खेती करने वाले पूरे देश में बच्चे हैं ना, ये बच्चा बैठा है आगे, इनके उत्पाद बाजार से 1.5 गुना महंगे रहते हैं, तो बोलते इतने महंगे। आप 3000 रुपए का एक जीन्स खरीद रहे हैं, 2000 की शर्ट खरीद रहे हैं, लेकिन 40 रुपए किलो का आपको बंसी गेहूं या कोई भी चीज आपको महंगी लग रही। वो बोले 1800 रुपए मिलता है गेहूं, तुम हमको बेवकूफ बनाते हो, ये जैविक खेती के नाम पे 40 रुपए किलो गेहूं का रेट रहेगा क्या? आपको वो जीन्स वाले से बात नहीं करेंगे साहब, वो शर्ट वाले से बात नहीं करेंगे, जूते में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, 2000-3000 का जूता पहनेंगे। लेकिन हमारे जो जैविक किसान हैं, हमारे जो प्राकृतिक खेती करने वाले किसान हैं, उनकी सब्जियां, उनके फल, उनके गेहूं, उनकी दालें आपको महंगी पड़ेगी। गलत। सबसे पहले ध्यान देना चाहिए अपने खाने पे। सबसे पहले आपका जो किचन है, आपका जो रसोई घर है, वो आपकी खुशहाली, आपकी ऊर्जा है। वहां से आपका ये चलता है कि आप अपने जीवन में क्या कर पाएंगे, आपकी लाइफ में आप कर क्या सकते हैं। या तो आप एलोपैथिक दवाइयां खा खा के आप जिंदे रहेंगे, डॉक्टरों को विजिट करते रहेंगे, खूनों की जांच कराते रहेंगे पैथोलॉजी लैब में जाके, या आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप एक ऊर्जावान जीवन जिएंगे, परिवार के लिए कुछ करेंगे, देश के लिए कुछ करेंगे, समाज के लिए कुछ करेंगे। आपके किचन पे ध्यान दो, और आपके किचन को ध्यान करने के लिए ऐसे जो केमिकल फ्री खेती करने वाले मेरे फार्मर हैं पूरे प्रदेश के बाहर के, उनसे आप संबंध बनाओ, उनके नंबर लो, उनके खेत में जाओ, उनको उस खेत को तीर्थ समझो साहब। या कोई किसान तैयार नहीं होता, उस किसान को तैयार करो, वो तैयार करने के बाद उससे बोलो कि साहब तेरे 1.5 गुना कीमत में आपने जो पैदा किया मैं लूंगा, मेरा परिवार लेगा, और उससे मेरे को ऊर्जा मिलेगी। खाने पे ध्यान दो, भोजन पे ध्यान दो, ऊर्जा पे ध्यान दो। इसलिए मैं ये देशी बीजों पे काम कर रहा हूं, क्योंकि ये देशी बीज, ये आपको बता रहा हूं, ये हल्दी मेरे एक गांव, मेरे खरगोन जिले से जितेंद्र भाई बैठे हैं, पत्रकार नई दुनिया से, एक मोटापुरा गांव है अपना खरगोन जिले का। मैं गया मोटापुरा में, ये हल्दी है, इसको लाल गाय हल्दी बोलते हैं, और अभी दुनिया भर की चीजें आ रही है, और काफी लोग, मैं तो मानता हूं कि अभी भारत सरकार या राज्य सरकार उतना प्रयास नहीं कर पा रही जितना जो हमारे फार्मर है खुद, जो केमिकल फ्री वाले फार्मर, वो लोग खुद होके काम कर रहे हैं और अपने आप में जुटते जा रहे हैं, और
देशी बीजों को फैलाते जा रहे हैं और जो है रसायन मुक्त खेती आगे बढ़ रही है। सरकार अभी उतना कुछ कर नहीं पा रही है। मैं सरकार की जो योजना है वो भी आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं सरकारी नौकर हूँ और मैं बताता हूँ गाँव में जाके, क्योंकि मेरे को योजना बनाने का मेरा फर्ज है। उस योजना का भी लाभ आपको लेना चाहिए। ये हल्दी है साहब, ये लाल गाय हल्दी, करकुमिन एक तत्व आता है इसमें जो कैंसर अवरोधी रहता है, और इसमें बताते हैं कि 7 से 12% तक रहता है। आम हल्दी में 2% रहता है। इसके लैब टेस्ट कई हुए, हालांकि रिपोर्ट मेरे पास आई नहीं है, लेकिन हमारे खरगोन जिले में एक पतंजलि झा साहब है जो इनकम टैक्स जो है अभी बड़े और अधिकारी बन गए, बेंगलोर चले गए। उनका ऋषि खेती है हमारे खरगोन जिले में, तो वहाँ पे भी मैंने इसको जो है इसको बढ़ा रहा हूँ उसको। और मेरे मोठापुरा गाँव में ये हल्दी जो है इसको पूरे इंडिया में मैंने पहुँचा दी है। इसको मथुरा पहुँचाई, इसको हरियाणा पहुँचाई, इसको मैंने करनाल पहुँचाया और इसको पहुँचाते जा रहा हूँ, बिहार पहुँचाया। ये हल्दी इसको आप खाओगे तो आपको लगेगा, अभी तो लोगों को मालूम ही नहीं कि हल्दी का पाउडर या हल्दी वो गांठ वाली कैसे बन के आ जाती है आपके पास। जो उपभोक्ता है उनको मालूम नहीं कि वो बॉयलर में कैसे जाती है, उसके ऊपर कोटिंग कैसे होता है, उसके ऊपर केमिकल कैसे कोटिंग होता है, तेल से कैसे कोटिंग करते हैं, अभी मालूम ही नहीं। उपभोक्ता को कुछ मालूम नहीं कि हल्दी पैदा कैसे होती है, उसको खाना कैसे चाहिए। एक मैंने उदाहरण दिया आपको। आप जो गांठे खरीदते हैं ना बाजार से, जो गांठे उन्हें कहा तो गांठे पिसाई, अरे गांठे आपने पिसाई ठीक है, कई लोग तो मैक्सिमम तो शहरों में पाउडर ही खाते हैं साहब, पाउडर खाते हैं बाजार, रेडीमेड पाउडर। वो गांठे जो तैयार होती है बॉयलर पे जाती है, बॉयलर के बाद उसके बाद छिलका निकलता है, फिर उसको एक प्रोसेसिंग यूनिट में जाती है, प्रेशर होता है, फिर उसके ऊपर एक केमिकल पाउडर आता है पीले कलर का, केमिकल वाला, उसके ऊपर तेल के साथ कोटिंग कर दिया जाता है। और आप गांठों का हाथ लगाते हो तो आपका हाथ में से हल्दी का पाउडर आता है, आपको लगता है प्योर हल्दी आ गई हाथ, ये असली हल्दी है, बट वो हाथ में केमिकल है आपके, जो कि पाउडर के रूप में उसके साथ तेल के साथ कोटिंग किया हुआ, आप पिसा के उसको खाते हो, वो केमिकल आपके पेट में जाता है। हमारे मोटापुरा में इसको कैसे बनाते हैं मालूम है? कुछ नहीं करते, वो घर के 4 मेंबर लेके गिलास लेके बैठते हैं, घर में जो अपन पानी पीते हैं ना, उसको कट ये फटाफट कट जाती है, काट के इसको धूप में सुखा लेते हैं, सुखाने के बाद थोड़ा सा बोरी में डाल के रगड़ लेते हैं, और रगड़ने के बाद उसको पिसा लेते हैं। ये तरीका सीधा सा, कुछ छेड़खानी करना नहीं। और या फिर वो टूटे हुए टुकड़े ना, उसको अपने खलबत्ते में कूट लो, थोड़ा सा उसको छान लो, वो सबसे अच्छा। या फिर ये हल्दी आपके घर में जाएगी ना, गीली हल्दी, ये कम से कम 4 महीने तक इसका पानी धीरे धीरे मरेगा। इसको सीधा आप खलबट्टे पे या फिर आपको जो सिलबट्टे पे आप इसके और सीधी हल्दी खाएंगे। हाँ, लोग बोलते हैं ये हल्दी को लोगों को देता हूँ मैं, तो वो बोलते हैं कि साहब इसमें कलर नहीं आता, दाल में ऐसा कलर, सब्जी में कलर आना चाहिए, नहीं आता। भाई वो तो केमिकल के कारण कलर आता है, हल्दी का कलर आएगा लेकिन कम आएगा असली हल्दी का। ये उपभोक्ताओं को मालूम नहीं, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं कैसे क्या होता है। उनको तो बस हल्दी पाउडर डालना है, सब्जी डालना है, और अच्छा पीला पीला दिखना चाहिए, है ना साहब? तो आपको मालूम नहीं होता, ये ज्ञान के अभाव में। आपको आपके किचन के लिए बहुत सारा रिसर्च करना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा। आपके किचन को ठीक कर लो, और आपके किचन में यदि कोई ऊर्जा भरने वाला है, वो मेरे प्राकृतिक खेती करने वाले, मेरे रसायन मुक्त खेती करने वाले, मेरे वो किसान जो कि देशी बीजों के साथ जो है आपके लिए दिन रात रिस्क लेके काम कर रहे हैं, उन किसानों को हथेली पे लेना पड़ेगा। उनके यहाँ का उत्पाद आप लाओ, खाओ। महंगा पड़ रहा है तो महंगा, उसके लिए और परिश्रम करो, आपको अंदर ऊर्जा ज्यादा आ जाएगी वो। लेकिन धीरे धीरे ये चीज बढ़ेगी ना, तो आपको यही उत्पाद आपके सरल हो जाएंगे। मैं फेसबुक पे लिखता हूँ, मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी कई बार सजेशन देता रहता हूँ मैं, उसमें मैं गवर्नमेंट को भी बोलता हूँ कि भैया यदि आंगनवाड़ी के बच्चे जो 0 से 12 साल तक के बच्चे हैं, फॉरेन कंट्री में करीब 12 या 14 कंट्री है जहाँ की मध्याह्न भोजन में या फिर स्कूलों में इनिशियल 0 से 12 साल तक के बच्चों को, क्योंकि वो फाउंडेशन तैयार होता है, एक बच्चे का फाउंडेशन तैयार होता है, उसमें ऑर्गेनिक खाना ही दिया जाता है, ऑर्गेनिक दूध ही दिया जाता है, ऑर्गेनिक सब्जियां फल ही दिए जाते हैं। ये भारत में भी है। ये बातें हमने वंदना शिवाजी के यहाँ से चालू करी थी, लेकिन अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पर कुछ भी नहीं कर रही है, या कोई भी राज्य सरकार इस पर कुछ भी नहीं कर रही है। इनके पास आंगनवाड़ी में या स्कूलों में जो भी भोजन है, दलिया है, सोयाबीन है, ये सारा केमिकल से पका हुआ है, उस पर कोई काम नहीं होता।
हाँ वो ठीक है साहब, उसमें तो गुणवत्ता डिपेंड करती है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन उनके पास ऑर्गेनिक नहीं है आंगनवाड़ी के लिए, मध्याह्न भोजन के लिए। कैसे एक बच्चा तैयार होगा, कैसे तैयार होगा एक बच्चा, कैसे वो जिंदगी भर एक स्वस्थ जिंदगी जिएगा। तो साहब ये सारे देशी बीज, ये मूंगफली है जो कि आप लोग मूंगफली के दाने खाते हैं, ठीक है। ये मूंगफली 5000 साल पुरानी है, बहुत पुरानी है। ये देशी मूंगफली बोलते हैं, इसको हल्की मूंगफली बोलते हैं। इसका दाना बड़ा आता है, इसमें ऑयल परसेंटेज कम है। इसको रात में इसके दाने गला दो आप, या आप किसी भी रूप में मुट्ठी भर के इसके दाने खा लो, आपका सिर नहीं चढ़ेगा, ऑयल थोड़ा कम रहता है। और ये फैल के लगती है, जो मेरे किसान उनको बता दूं मैं, ये गुच्छे में नहीं लगती है, इसकी नसें चलती है चारों तरफ, और वो नसों में से आप निकालेंगे, उसको हल से निकालना पड़ता है, इसलिए उसको बोलते हैं हल्की मूंगफली। और इसको खाएंगे तो आप फिर आपको दूसरे मूंगफली के दाने भाएंगे ही नहीं। यदि आप बंसी गेहूं की रोटी खाएंगे साहब तो आप एडिक्ट हो जाएंगे, मतलब आपको अन्य गेहूं की रोटियां आपको भाएगी ही नहीं। ऐसे कई परिवार है, इधर गेहूं आया, उसके बाद मुझे बोलते थे कि साहब, मेरे किसानों को बोलते थे कि हमको बंसी गेहूं वही वाला पीली पीले कलर की रोटी आती है, वो गेहूं चाहिए हमको, इसके अलावा हमको दूसरे गेहूं की रोटी भा नहीं रही है। लेकिन खपली में भी मजा है, खपली की खाएंगे तो खपली भी अच्छा है। लेकिन देशी बीज, वो भी प्राकृतिक खेती से पका हुआ। शहरों में तो गए मॉल में 1 किलो का आटा खरीद लिया, वो आटा कहाँ से आ रहा है फलाना, और वो जिंदगी बिल्कुल व्यस्त भाग दौड़, केवल रोटी खाना है, पैकिंग वाला आटा ले लिया, मालूम ही नहीं। तो यदि आपने बंसी गेहूं की रोटी खाई तो बंसी गेहूं आपको भाएगा। मेरे किसान ऐसे हैं जो गांव के, वो यदि 6 दिन के लिए 5 दिन के लिए बाहर जाते हैं ना, शादी ब्याह में कहीं इधर उधर या तीरथ जाते हैं, तो घर से आटा बांध के ले जाते हैं, उसी की रोटी बना के खाते हैं, उसी की रोटी बना के खाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है उनको ताकत आ गई है। वो परिवार बीमार होना बंद हो गया यदि उसने बंसी गेहूं की रोटी चालू कर दी। इतना प्रोटीन मिल रहा है साहब, एक रोटी को आप चेंज कर देंगे उतने में आपको बहुत परिवर्तन आ जाएगा। अभी तो आपको मालूम ही नहीं कि रोटी खाना कैसे चाहिए, रोटी कौन से गेहूं की खाना चाहिए, रोटी कैसे बनती है रोटी, बस वो तो चल रहा है। लोग बाग चक्की पे जाके आटा पिसाते हैं साहब, और महिलाएं घर में आटे में छन्नी रखती है। मेरे ख्याल से दीदी लोग बैठी है कि सबके आटे में छन्नी है क्या, नहीं है, सबके आटा छन्नी रहते ना, आटा छन्नी घर में, वो बेचने वाला आता आटा छन्नी, छान के फाइबर अलग फेंक दो, और पतली पतली बिल्कुल बारीक बारीक रोटियां ऐसी फुल्का फुल्का बना के खाते हैं लोग बात, मैक्सिमम लोग। इसमें से बताओ मोटे आटे की रोटी कितने लोग खाते हैं, बताइए। मोटे आटे की रोटी, मोटे आटे की और मोटी रोटी, वेरी गुड। 3 रोटी की 1 रोटी। क्या 30% जो अवेयरनेस वाले लोग हैं। मेरे घर में कैसे खाता हूँ बताऊँ मैं रोटी, 5 किलो गेहूँ, 250 ग्राम अलसी, 250 ग्राम से आधा किलो तक जो 1 किलो उसमें रागी या कुटकी, उसमें 25 ग्राम अजवाइन, ये सब मिला के मोटा आटा पीसा, और उसकी रोटी, मोटी रोटी, और उसमें भी गाय का घी, देशी गाय का, और वो भी गाय का घी क्रीम वाला नहीं। 1200 रुपये किलो, 1600 रुपये किलो, 2000 रुपये किलो, जो भाव में मिलता मक्खन वाला घी। ठीक है, सब लोग नहीं कर सकते, लेकिन खाओ तो भैंस का घी मत खाओ, गाय का घी खाओ, कम खाओ लेकिन खाओ वो खाओ। ढूंढो, गाय का दूध नहीं मिलता, ढूंढो, मिलेगा। हमारे खरगोन में कई लोग बोलते गाय का दूध ही नहीं मिलता, मिलता है, ढूंढना पड़ेगा आपको तलाशना पड़ेगा। जो खेती कर रहे हैं उनके बारे में बता दूं, पालेकर विधा को लगभग कौन कौन फॉलो कर रहा है मुझे बता दें। पालेकर विधा को, पालेकर जी की विधा को अपने खेती में कौन फॉलो कर रहा है? सुभाष पालेकर जी के जीवामृत, घन जीवामृत कितने खेतों में बन रहा है? गुड, 4-5 लोग हैं। देखिए, मेरे गुरुजी ने जो विधा बताई है उसमें आपको मार्केट जाना है। मैं और मेरे गुरुजी, हम लोग जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग वाले हैं, वो जैविक कंपनियों का विरोध करते हैं। वो इवन हम कल्चर मेरे डिपार्टमेंट से बांटता हूँ, लेकिन कोई कल्चर दुकान पे जाके मेरा जैविक किसान खरीदे, मैं वो नहीं चाहता। आपको जीवामृत खेत में बनाना है, घन जीवामृत खेत में बनाना है, सारे देशी बीज। ये मेरे पूरे भारत के अरुण गौली जी भी आए, अविनाश दांगी जी मेरा बेटा,
खरगोन का है, इसने शुरुआत करी इसके पास, और आज इसके पास ढेर सारे बीज हैं। इसको बंसी गेहूँ और देशी लौकी का बीज और ये वो करके वो जा से मैं बीज लाया, इसको दिया। क्या बेटा, आज ये अविनाश दांगी मेरे खरगोन का पूरे इंडिया में देशी बीज पुरा रहा है बेटा। ऊपर आ जाए बेटा, एक ये पूरे इंडिया में देशी बीजों को पहुंचा रहा है। और ये बेटा जैकी श्रॉफ जैसा दिखता है, जैकी श्रॉफ से भी प्रभावित हुआ है और बहुत पहले, और इसने एक जुनून के साथ जैविक खेती अल प्राकृतिक खेती चालू की। आज खरगोन वाले ढूंढ के 1-2 घंटे में सारी सब्जियां संडे को खत्म हो जाती है। भोपाल में, सागर में, बड़ौदा में, खरगोन में, इंदौर में पार्सल आते हैं जैविक सब्जियों के। लोग सब्जियां ही नहीं बनाते, इसका पार्सल आएगा तब सब्जी बनाएंगे। ये तो अंकुरित मूंग और अंकुरित मटर बना के काम चला लेते हैं, बाकी बाजार से सब्जियां नहीं लाते। यहाँ के इंदौर के सब्जी मार्केट से सब्जियां नहीं लेंगे, इनकी सब्जी का पार्सल आएगा तो सब्जी खाएंगे। ऐसे मेरे किसान दिन रात एक कर देने वाले, दिन रात। और देशी बीज आज ढेर सारे इकट्ठे कर लिए, लोगों को बांटना, पूरे देश में फैलाना, ये काम चल रहा है। ये बेटा बैठा हुआ है, खड़ा हो जाए एक मिनट, नरेंद्र भाई आ जाए एक मिनट ऊपर। जुनून वाला बेटा भगवान भाई है क्या यहाँ पे? हाँ, ऐसे मेरे बहुत सारे जाबाज यहाँ पे किसान हैं जिनके इनकी इनिशियल मैंने इनकी शुरुआत मैंने करवाई। आज 10 साल पहले मुझे खरगोन में पागल बोलते थे, देशी बीजों पे काम करता था, पागल बोलते थे। मेरे डिपार्टमेंट वाले बोलते थे कि तू पागल है क्या, ये क्या काम कर रहा तू, ये क्या देशी और क्या प्राकृतिक खेती पे बात करता था, तू तेरी नौकरी कर। मैंने कहा भैया नौकरी तो मैं दिन में शाम को 5 बजे तक करता हूँ, रात में खाना खाने के बाद किक मार के गाँव में जाना, मंदिरों में लोगों को इकट्ठा करना, किसानों को वहाँ जीवामृत समझाना, 10 बजे 11 बजे रात को गाँव से वापस आना। रात को तो गवर्नमेंट नहीं बोलेगी ना कि ये मत करो, दिन में तो गवर्नमेंट का काम कर लिया ना अपन ने, दिन में गवर्नमेंट का काम किया ना, जिसका कि मेरे को वेतन मिल रहा है। लेकिन रात के लिए तो गवर्नमेंट नहीं बोलेगी ना, रात में तो मेरा आराम करने का समय है। संडे को तो गवर्नमेंट छुट्टी देती है ना, संडे को तो मैं मेरा प्राकृतिक खेती और देशी बीजों पे काम कर सकता हूँ ना। तो मैंने ये काम 10 साल से कर रहा हूँ साहब, आसान काम नहीं है, आसान काम नहीं है, पागलों से काम। उस समय जब मैं देशी बीजों पे खरगोन के झिड़िया भगवानपुरा के आदिवासी भाइयों के टापरों में जाता था, तो ये बीज मेरे को वहां से मिले थे। ये सारे बीज मेरे को वहां से मिले, बहुत सारे बीज मिले, बहुत सारे मैं महाराष्ट्र से लाया, बहुत सारे अलीराजपुर से लाया, जोबड़ से लाया, झाबुआ से लाया, बड़वानी से लाया। वो जाता हूँ मैं सरगुजा में 8 साल नौकरी करके आया साहब। वो सरगुजा में मैं 23 साल के बाद गया, अभी 2 साल पहले। वहां से 23 साल के बाद भी वहां के जो 2 देशी बीज थे, जो कि झारखंड से लगा हुआ मेरा एरिया था, उसमें सामरी करके अंबिकापुर में, वहां से भी वहां के जो लोकल बीज थे, वो गोंदली के, जो आप लोग मोरधान खाते हो ना, मोरधान खाते हो ना, वो मोरधान में वहां से लाया था, मोरधान का बीज। ठीक है बेटा, तो ये बीज बहुत महत्वपूर्ण है। आप मोरधान खाते हो, ठीक है, आपको 80 रुपए किलो मिलता है ना साहब मोरधान। अब आप किसान की व्यथा सुन लो। आप मोरधान गोंदली के रूप में सरगुजा में पैदा होता है, वहां पे 18 से 19 रुपए किलो में वहां का व्यापारी खरीदता है, 18 से 19 रुपए किलो में वो मोरधान। उसको ट्रकों में भर के नासिक लाया जाता है, वहाँ क्योंकि वो पूरे छत्तीसगढ़ में कोई कारखाना नहीं है मोरधान बनाने का। नासिक में बड़े बड़े कारखाने खुले हुए हैं मोरधान बनाने के, शायद आप लोग को ध्यान हो, वो पैकेट पे देखना नासिक लिखा रहेगा। वहां पे एक व्यापारी जो ट्रक से ले जाता है, वो 23-24 रुपए किलो बेच देता है, 18 रुपए खरीदता है, वो 1 किलो पे 5 रुपए का प्रॉफिट वहां कमा लेता है, ले जाने लगेगा। और ये लोग आपको छिलका निकाल के और मोरधान पे करके देते हैं 90 रुपए किलो। कैसे ये देश का पोषण मिटेगा? इस देश में लोग पोषित कैसे होंगे साहब? किसान की 18 रुपए की चीज 80 रुपए में आप भर घर के बना खा रहे हो। और अपने यहाँ पे क्या, अपने निमाड़ मालवा में आज उपास हुए तो मोरधान की खिचड़ी बने लगा। भाई यहाँ लेडीज क्या बोलती है या जेंट्स लोग, अरे आज उपास हुए तो आज मोरधान बढ़ेगा। अरे वो मिलेट है, उसमें पोषक तत्व तो काफी है, केवल उपवास के दिन खाने का नहीं है, वो तो एक धान है, एक अन्न है। और बोले ये तो उपवास में चला है, हमारे निमाड़ी में बता रहे हैं, ये तो उपवास में खावा हम।
ये बहुत सारी चीजें जो कि अपने को खाना ही नहीं आया सारा कुछ। लोग बुजुर्ग होकर मर जाते हैं, बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं, उन्होंने उनकी जिंदगी में खाना ही नहीं सीखा, पोषण लेना ही नहीं सीखा साहब। ये बड़े दुर्भाग्य की। हमको मालूम भी नहीं रागी क्या होता है, हमको मालूम भी नहीं कुटकी क्या होता है। इन सब को हमने बर्बाद कर दिया। गेहूं चावल खा रहे हैं, वो भी केमिकल से पका हुआ। इसके अलावा हमको मालूम ही नहीं कि क्या खाना चाहिए। वो चावल भी पॉलिश निकला हुआ मिलों का। मैं जब अंबिकापुर में था ना साहब, तो मेरी नौकरी थी 2000 बता रहा हूँ मैं, ये कब की बात है, 1986 की बात, 86 से लगा के 94 तक। तो मैं जिस कच्चे मकान में रहता था, वहाँ की जो महिला थी 4 बजे उठ के ढेकी चलाती थी। ऐसी में ढक ढक आवाज आती थी। वो एक ढेकी जैसे मुसली आती है ना, ऐसी ढेकी रहती थी, और वो उसको उसमें धान डालने के बाद वो ऐसे कुटती थी उसको, उसमें से चावल अलग होता था। वो मिल का चावल नहीं था साहब, उसमें से पॉलिश निकली हुई थी। और उस चावल को आप खाएंगे तो कितना बढ़िया। बगैर पॉलिश निकला हुआ चावल खाना चाहिए। इस इंडिया को यदि डायबिटिक किया है तो ये चावल ने, मिल के चावल ने ज्यादा किया है। इसकी पॉलिश निकल गई और दाल चावल तो घर घर लोग खाते हैं। ये सारा पेट में जाके हाथों में चिपकता है। ये सब आपको कब्ज का कारण बनता है। तो ये पॉलिश निकला हुआ चावल ने भी आपको डायबिटिक किया है, जो कि पूरा इंडिया खा रहा है। लेकिन वो चावल आपको टूटे फूटे वो आपको दिखेंगे नहीं। आपको तो बासमती अच्छा लंबा बिल्कुल वो वाला चावल चाहिए। बिल्कुल कैसे पक रहा है, कहाँ पक रहा है, क्या केमिकल छिट रहा है, आपको उससे कोई मतलब नहीं। तो मैं ये बोल रहा था कि जो शुरुआत करना चाहिए, अभी गोपाल सुतारिया जी को आपने सुना, ऑफ कोर्स उनके पहले मैं पालेकर जी को सुन चुका हूँ। देशी गाय यदि आपके आंगन में है, वो कल्चर मत देना। देखो साहब, मैं बहुत कठिन भाषा में बात नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं शहर के हिसाब से तो मैं बहुत खरगोन और गांव में नौकरी करने वाला एक सिंपल साधारण इंसान हूँ। सीधी सीधी बात करता हूँ जो मेरे को समझ में आता है। बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ कि मैं बहुत साइंटिफिकली बात करूँगा आपसे, बहुत गहराई वाली बातें करूँगा। खेती करना हो, अभी मैं जम्बूड़ी हफ्सी करके गांव है पास में इंदौर के, मुझे बुलाया था वहाँ पर 3 साल पहले। गांव में मैं गया, 20-25 किसान लोग एक कोटले पे इकट्ठे हुए। मैंने कहा साहब इस गांव में बैलजोड़ी कितनी है? बोले एक भी। इस गांव में देशी गाय कितनी है? बोले 5 या 7। इस गांव में जर्सी गाय कितनी है? तो बोले 25 से 30। इस गांव में ट्रैक्टर कितने हैं? बोले 12 से 15। खेती केवल एक धंधा या पैसा कमाने वाला कारखाना नहीं है। खेती कोई कारखाना नहीं है जिसमें आप बीज बो दो, खाद छीट दो, दवाइयां स्प्रे कर दो, टॉनिक छीट दो और आप उत्पाद लेके घर आ जाओ। लोगों ने इसको उद्योग धंधा बना कर रखा है। उनके दिमाग में ये एक कारखाना है, फैक्ट्री जो कि माल निकालती है, जबकि खेती कारखाना नहीं है। खेती एक विधा है, प्राकृतिक तरीका है। खेती में सारी जैव विविधता छुपी है साहब। अनंत कोटि बैक्टीरिया, अरबों खरबों बैक्टीरिया का भंडार इस मिट्टी में है। अरबों खरबों बैक्टीरिया देशी गाय के गोबर में। पालेकर जी तो बोलते हैं कि 1 ग्राम गोबर में 250 से 300 करोड़ बैक्टीरिया देशी गाय के गोबर में पाए जाते हैं। 1 ग्राम गोबर में देशी गाय के 250 से 300 करोड़ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो कि शुद्ध गाय दी है, तो छेड़खानी वाली नहीं। आजकल तो छेड़खानी बहुत हो गई है। वो यदि शुद्ध ब्रीड है तो देशी गाय। तो सीधी सी बात खेती के लिए बता दूं मैं आपको, जो मेरा अनुभव है और जो मैं लोगों को सिखाता हूँ। क्योंकि 1 घंटे में या 1.5 घंटे में मैं बहुत सारी बातें तो आपको बता नहीं पाऊंगा, लेकिन मोटी मोटी बात करके मैं मेरी बात पूरी करूंगा। आपके पास गाय होना बहुत जरूरी है यदि आप खेती कर रहे हैं। जम्बूड़ी हफ्सी में सब कारखाना पलटा, मोनोक्रॉप, सोयाबीन, गेहूं, चना, सब मोनोक्रॉप, जबकि सहजीवन होता है फसलों में। एक फसल दूसरी फसल पे डिपेंड करती है। एक ऐसी फसल आती है दलहन फसल, जिसकी जड़ों में गठाने होती है, जो वायुमंडल से अहम लेती है।
नत्रजन वायुमंडल से लेती है। आप मुख्य फसल एक दली लगाओ, साथ में दलहन फसल लगाओ, तो आपको एक दली फसल के लिए नत्रजन 2 दली वाली फसल देगी, मतलब वो दाल वाली फसल देगी। ये सब भूल गए। मोनोक्रॉप पूरे मालवा में देखो जाए तो सोयाबीन के टाइम पे सब सोयाबीन ही सोयाबीन, ट्रैक्टर से जैसे बोई आए, चारों मार दवा छीटी आए, उसके बाद काटने जाए। सही बात बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे? थोड़ी बहुत मालवी में आए होते, बस ये हो गई खेती, कर ली खेती। कोई गाय नहीं है, कोई बैल नहीं है, कुछ नहीं, ट्रैक्टर है साहब। 4-5 ट्रैक्टर वालों के नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लिए। हाँ भाई आई जाए, कल कल्टीवेटर करना, सुबह बोनू में क्या, हाँ भाई आई जाए, काटना आई जाए, हार्वेस्टर वाले को फोन लगा दे। स्प्रे वाले आजकल कांटेक्ट हो गए, लुपिन कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो स्प्रे ले आई। अभी हवाई स्प्रे आ गया, 10 मिनट में 1 एकड़, 10 मिनट में 1 एकड़ जहर छिड़ देंगे आपको। 10 मिनट में 1 एकड़, 800 रुपये दे जाओ हवाई स्प्रे। वो केमिकल, वो जहर की वर्षा ऊपर से, उसमें जीवामृत की वर्षा के लिए बात नहीं करते, उसमें डिकम्पोजर के स्प्रे की बात नहीं करते, जहर की वर्षा। बड़ी बड़ी जो पेस्टिसाइड कंपनियां वो लेके आई आपके लिए जहर वाली सब्जियां और फल और अनाज पैदा करने के लिए, ताकि आप बीमार पड़ो, अस्पताल जाओ और उनकी दवाइयाँ खाओ एलोपैथिक, और पूरी जिंदगी बीमारी से गुजारना, और उनके विजिट करते रहो डॉक्टर के। तो जो जैविक खेती कर रहा है या जो स्टार्ट करना चाहता है, उनके पास गाय होना बहुत जरूरी है। सुतारिया जी ने, गोपाल जी ने बहुत सारी बात बताई आपको। बाकी मैं ये जानता हूँ खंदूर वाली गाय, इसका खंदूर हो, जैसे मेरे निमाड़ में निमाड़ी गाय है, निमाड़ी गाय का बेल सबसे मजबूत होता है। पूरे इंडिया के बेलों में निमाड़ी गाय का जो बेल होता है सबसे मजबूत होता है। और मेरा तो ऐसा मानना है कि गुजरात की गाय गुजरात में रहना चाहिए, निमाड़ की गाय निमाड़ में रहना चाहिए, मालवा में मालवी गाय रहना चाहिए, हरियाणा की साहिवाल गाय हरियाणा में रहना चाहिए, क्योंकि भगवान ने उसको वहाँ के लिए बनाया है हर चीज़ के। लेकिन दूध बढ़ाने के जो तरीके उसमें लोग बाग पागल हो गए। हमारे यहाँ भी इंदौर में जो गौशाला है वहाँ पे गिर गाय है या साहिवाल लेके लोग आ रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें जहाँ पे है वहीं पे होना चाहिए। लेकिन जो अपनी लोकल जो ब्रीड है, उस ब्रीड को आप ऐसा बनाओ कि वो थोड़ा दूध में सुधार हो उसका, दूध में, क्योंकि उसको जो है थोड़ा मिक्सिंग हो गया, लोग बाग बिल्कुल भी जो प्रजनन होता है उसमें ध्यान नहीं देते, नंदी ढंग से नहीं है उनके पास, बहुत सारी दिक्कतें गांव में। मेरे तो चूंकि मैं गांव की नौकरी करता हूँ, गाँव भटकता हूँ, ऐसे कई गाँव हैं जहाँ एक भी नंदी नहीं है साहब, नंदी ही नहीं है ही नहीं। दूसरे गाँव में जाते हैं लोग, बहुत बिगाड़ हो चुका साहब, बहुत बिगड़ गया, बहुत बिगड़। आपको यदि प्राकृतिक खेती करना, जैविक खेती करना शुरुआत करना, तो आपको 1 एकड़ से शुरुआत करना, बहुत ज़्यादा नहीं कि पैसा कमाने लो। आजकल क्या लोग पैसा कमाने के लिए 10 एकड़ में, 15 एकड़ में, और बस आप जैविक खेती करूंगा मैं, तो आसान काम नहीं होता साहब। रसायन मुक्त नदी की दिशा के विरुद्ध बहना, एक बहाव केमिकल खेती हाइब्रिड सीड का चल रहा है, इसके विरुद्ध आप यदि बहाव करेंगे तो क्या बोलते हैं ना, चारों तरफ तो केमिकल वाले खेत, और आप बीच में यदि आपका फंस गया है खेत जो रसायन मुक्त है, तो बहुत सारी दिक्कत का सामना आपको करना पड़ेगा। जैसे विभीषण श्रीलंका में थे, एक अकेला घर था और वो अकेला फंसा हुआ था वहाँ पर, और सब राक्षस थे। ऐसे आपका खेत फंसेगा बीच में, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। 1 एकड़ से शुरुआत करें, पहले अपने परिवार से शुरुआत करें। उस 1 एकड़ में मोनोक्रॉप मत लगाओ, मिक्स क्रॉप लगाओ। जैव विविधता पे बहुत सारी बातें हुई अभी, उसमें जैव विविधता मेंटेन करना चाहिए आपको। वैसे देखा जाए तो आपका जो खेत है उसके दक्षिण और पश्चिम का जो भाग है उसमें आपको ऊंचे वाले पौधे लगाना चाहिए। वो जो पूरब और उत्तर का जो ऊर्जा वाला, जहाँ से ऊर्जा और सूर्य का प्रकाश मिलता है, उस भाग में आपको छोटे पौधे होते हैं, बॉर्डर क्रॉप पे, ट्रे क्रॉप के रूप में लगाना चाहिए। अब तुलसी आपके खेत में होना चाहिए, ये पक्का। नंबर 2, पीले कलर का गेंदा और लाल कलर का गेंदा आपके खेत में, कोई भी फसल लगा रहे हो आपके खेत में होना जरूरी है। तुलसी 24 घंटे ऑक्सीजन देती है। जहाँ तहाँ मेड़ों पे, बीच वाली मेड़ों पे आपके तुलसी होना चाहिए। एक पौधा होता है खस, पतंजलि झा साहब के ऋषि खेती में खस अभी हमारे पास काफ़ी है।
इसको मेरे को मध्य प्रदेश में फैलाना है, खस को। ये भी नाइट्रोजन ज़्यादा देने वाला पौधा है और ये भी एक ट्रेप क्रॉप के रूप में आपकी मेड़ों पे लग जाएगा और इससे भी आप कमाई एक्स्ट्रा कर सकते हैं। खस की जड़ें आपको मिलेगी और खस से बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं। बेटा तुम भी ध्यान देना, है ना, मेरे से आके ले जाना उसको। तो उसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ें, तुलसी होना चाहिए, सीताफल होना चाहिए, फिर आपको करंज बड़े में होना चाहिए, खैरनार, वानी के पौधे में खैरनार होना चाहिए। खैरनार खड़ा चलता है ना, उसकी छाया ज़्यादा नहीं पड़ती। उसके बाद सागवान होना चाहिए। उसके बाद आपको बहुत सारे क्या बोलते हैं, सीताफल होना चाहिए, जो कि आपको दवाई बनाने में भी काम में आ जाएगा। ऐसे मेडिसिनल प्लांट भी आपके मेड़ों पे होना चाहिए। जैव विविधता आपको खेत में मेंटेन करनी पड़ेगी ताकि पक्षी आके बैठे, शाम को और सुबह आपको पक्षियों की आवाज़ आए और आपकी जो 1 एकड़ या 2 एकड़ में फसल लगी है उसकी, क्योंकि अपने जितने मित्र कीट है ना, जो अपने मित्र कीट है वो सब नॉन वेजिटेरियन है, वो जितने शत्रु कीट है अपने वो वेजिटेरियन। जो आपकी फसल को नुकसान कर रहा है वो शाकाहारी है, वो जो आपकी फसल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो मांसाहारी है। तो जितनी चिड़िया विड़िया जितनी आएगी ना वो सब इल्लियों को खाएगी और वहाँ पे बहुत सारा कंट्रोल ऐसे ऑटोमेटिक हो जाएगा आपके खेत में। तो आपके खेत में पर्याप्त जैव विविधता होना चाहिए। तो आप शुरुआत जो करेंगे, उसके बाद आपके पास गाय होना चाहिए, भैंस, बैल, बकरी या जो भी आपके पास मवेशी है, इनका जो पेशाब है, इनका जो मूत्र है, उसके लिए आपके पास एक खरंजा होना चाहिए। खरंजा आपका मोटी जो है रेत का होना चाहिए। उसको आप 4 बाय 4 इंच में जो है आपस में क्रॉस करें ताकि झीरियाँ बना दें, ताकि आपके बैल का और गाय का पैर फिसले ना। टोटल पेशाब 2.5 से 3 इंच का स्लोप बना के एक नाली बनाना चाहिए। वो नाली बनाने के बाद एक कुंडी होना चाहिए। सारा पेशाब, सारा मूत्र भैंस का, गाय का, बकरी का और जो भी मवेशी आपका है, सारा एक कुंडी में आना चाहिए। ये आपको जीवामृत बनाने में, अग्नि अस्त्र बनाने में, ब्रह्मास्त्र दवा बनाने में, घन जीवामृत बनाने में, जो कि पालेकर जी विधा में आता है, कीटनाशक दवा, फफूंदनाशक दवा और जो है जो टॉनिक वाली जो चीज़ें बनेगी उसमें से अपने गोमूत्र या पशुमूत्र अपने को लगेगा। क्योंकि पशुमूत्र में, सभी पशुमूत्र में बहुत सारे तत्व होते हैं जो कि सीधे सीधे जमीन में जाएंगे तो बहुत फायदा करेंगे। हमारे यहाँ कई किसानों ने एक प्रयोग किया है, जो किसान है वो नोट कर लें कि केवल 10 से 12 लीटर पशुमूत्र, उन्होंने ना तो जीवामृत चलाया ना कुछ घन जीवामृत चलाया, उन्होंने अपने केमिकल खेती में 10 से 12 लीटर केवल पशुमूत्र ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से या फ्लड इरिगेशन सिस्टम से, मैक्सिमम हमारे निमाड़ में तो 80% ड्रिप इरिगेशन हो गई है, टपक सिंचाई पद्धति, या फिर नाली पद्धति से 10 से 12 लीटर यदि पशुमूत्र उन्होंने खेत में चलाया है, मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ साहब, तो मेरे आँख से देखा होगा, तो उनको अच्छा फायदा होगा। उनका जो है लगातार 3 साल में 4 साल में उनका फर्टिलाइजर का जो खर्चा है वो 40 से 50% डिक्रीज हुआ, कम हुआ है। फसल मांग ही नहीं रही रासायनिक खेती। तो ये उसमें जो तत्व है, सारे तत्व गोमूत्र में आते हैं। काफ़ी एनालिसिस आपने सुन लिया होगा कि बहुत सारे तत्व हैं, वो सारे पौधे को लगने वाले तत्व उससे आपको सीधे मिल जाते हैं। कई लोगों ने प्रयोग किया कि देशी गाय का गोबर ताज़ा सुबह का काट के बोरे में भर के, और जहाँ पे नाली का पानी चलता है ना, वहाँ गड्ढा हो जाता है, पानी गिरता है, वहाँ पे थोड़ा गोमूत्र मिला के उसको बोरी में भर के, और वो ताज़ा गोबर केवल है ना, थोड़ा सा गुड़ का पानी मिला दिया तो मिला दिया, और वो भर के रखा, उससे भी खेत में बहुत फायदा हुआ। हाँ जी, हाँ, नहीं पड़ती। कई प्रयोग हुए हैं, ये प्रयोग बता रहा हूँ, इसमें बहुत बड़ी बात है। कोई बोलता है उसमें दीमक आ जाएगी, कहीं दीमक नहीं आई भगवान आई क्या? ये इनके खेत में भी करते हैं भगवान राय जी। दीमक आती है पर ऑर्गेनिक खेती में दीमक नुकसान नहीं देता है। ये बेटा थोड़ा आ जाओ ऊपर 1 मिनट। ये भी जो है रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती बड़े जुनून से कर रहा है। इसके इनका ऐसे बच्चों का नंबर लो आप, इनके खेत में जाओ, तीर्थ है इसका खेत, तीर्थ है, तीर्थ। एक जुनून है, जुनून, पागलपन का जुनून। आपको जो है रसायन मुक्त सब्जियां, फल, केला, दुनिया भर के जो है दालें पैदा करता है। ज़्यादा एरिया नहीं है, कितना एरिया आपका? 6 बीघा में अमृत पैदा होता है, अमृत। गुड़ अभी गन्ना किया, गन्ने का गुड़ बनाया,
खड़े खड़े इसका 8-10 दिन में तो पूरा गुड़ खत्म हो गया। अमृत सब लोग ढूंढ रहे हैं। वो अभी अंग्रेज आया था ना, बोले मैं तो ऑर्गेनिक ही खाता हूँ, है वो फॉरेन में लोग बोलते फॉरेन में, वो बोले मैं अंग्रेजी में तो ऑर्गेनिक खाता हूँ, ऑर्गेनिक प्रमोट करता हूँ। ज़्यादा अंग्रेजी मेरे को भी नहीं आती, मैं समझ भी नहीं पाया और वो क्या क्या बोलते गए यहाँ से क्या। हाँ भाई ऐसी जो हकीकतें बता दो, अपन ज़्यादा अंग्रेजी पढ़े लिखे नहीं, लेकिन हाँ आया कि समझ में मैं ऑर्गेनिक खाता हूँ, ऑर्गेनिक ठीक है। तो ये बेटा इसके जैसे मेरे को बेटे तैयार होना चाहिए। अपना नाम बता दो, नंबर बता। मेरा नाम भगवान राव सालुंके, गांव का नाम बड़वी। हाँ, मोबाइल नंबर है 76 970 11 475। 76 970 11 4 75 11 4 75। मैं भगवान राव सालुंके। भगवान राव सालुंके, भगवान राव सालुंके कौन सी जिला से है? खरगोन जिला से, महेश्वर तहसील है, गांव का नाम बड़वी। मोबाइल नंबर है 76 970 11 4 75। मैं पिछले 5 सालों से जैविक खेती कर रहा हूँ। नरेंद्र सिंह राठौड़ इनके मार्गदर्शन। सर शुरू में तो जैविक किया है, पर अब प्राकृतिक हो गई है, क्योंकि पिछले 2 सालों में मैंने केले की फसल में पानी के अलावा कुछ नहीं चलाया। जिन लोगों को कहना था कि भैया आप केले की फसल, गन्ने की फसल बिना खाद से नहीं ले सकते, तो मैं पिछले 2 सालों से केवल पानी से खेती कर रहा हूँ। पानी के अलावा मैंने कुछ भी नहीं चलाया। और जिन लोगों का वह भ्रम है थोड़ा सा कि दीमक खेत का नुकसान करती है, तो दीमक कभी भी खेत में नुकसान नहीं देती है। दीमक केवल कचरा खाती है अपने खेत का, कभी भी जीवित पौधे को नहीं खाती है, वो मरी हुई चीज़ें खाती है। जो आपके खेत का जो वेस्टेज रहती है उसको खाती है। दीमक कभी नुकसान नहीं करती है। पौधा जो सूखता है आपका फंगस से सूखता है। तो कुछ वैज्ञानिकों ने यह भ्रम, या दवाई कंपनियों में भ्रम डाल रखा है कि दीमक नुकसान करती है, तो दीमक कभी भी नुकसान नहीं करती है। ठीक है सर। भगवान राव जी की ताली बनना चाहिए। बोलो भारत माता की, गौ माता की, भगवान बलराम की। आप लोग थोड़े सुस्त तो नहीं हो गए? हेलो सर, आपका नाम और मोबाइल नंबर दे दीजिए। अच्छा, मेरा नाम लिख लो पहले फटाफट आप, और मोबाइल नंबर भी लिख लो, ईमेल भी लिख लो, सब लिख लो। PS बारचे शॉर्ट में, जैसे मेरा नाम पूर्णा शंकर बारचे है, क्योंकि बेटर इंडिया और ग्रीन इंडिया वालों ने जो है मेरे इसमें यूट्यूब पे मेरे जो है PS बारचे के नाम से ही मेरे वीडियोस डले हुए हैं यूट्यूब पे। PS बारचे, P और पिकॉक, S BARCHE, बारचे BARCHE। मैं निमाड़ का हूँ, रहने वाला खास। और मेरा मोबाइल नंबर 2 है, जो व्हाट्सएप वाला नंबर है वो है 84-354-46702। फिर से इंग्लिश में एक बार, 84-354-46702, 84-354-46702। एक नंबर और है मेरा 94, जो आइडिया का सिंपल नंबर है, 94-074-112225, 94-074-112225। खरगोन मध्य प्रदेश। खरगोन में प्रॉपर खरगोन में रहता हूँ और खरगोन जिले का ही रहने वाला हूँ। मैं कृषि विभाग में, मैंने बता दिया आपको, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी हूँ। और ये जो सेवा मेरी देशी बीजों पे वो प्राकृतिक खेती और जैविक खेती सिखाने की जो मेरे गवर्नमेंट के कार्यक्रम में भी, किसान संगोष्ठियों में, मेरे कृषि मेलों में भी, मेरे विभागीय योजनाओं में भी मैं प्राकृतिक खेती सिखाता हूँ। साथ में जो है देशी बीजों का काम तो पूरे देश के लिए करता हूँ। प्रदेश के बाहर भी छुट्टी लेके जाके लोगों को प्राकृतिक खेती सिखाता हूँ। मेरे पास केवल 3 मिनट है सर। मेरा नंबर आपने नोट कर लिया। मैं आपके क्या क्या काम आ सकता हूँ मैं बता देता हूँ आपको। आप मुझसे फ़ोन पे या व्हाट्सएप पे
प्राकृतिक खेती कैसे करते हैं, जीवामृत क्या होता है, घन जीवामृत क्या होता है, कैसे बनता है, कीटनाशक दवा अग्नियास्त्र ब्रह्मास्त्र दशपर्णी अर्क कैसे बनते हैं, फफूंदनाशक दवा छाछ से कैसे बनाई जाती है, कोई भी टॉनिक यदि देना है कोई तो किस ढंग से सब ध्यान वगैरह है वो कैसे अपने को फसलों के लिए बनाना है, जैव विविधता पे क्या करना चाहिए, उसके बाद देशी बीजों पे आपको मैं क्या क्या बीज दे सकता हूँ, जो मेरे पास नहीं है मैं आपको दिलवा सकता हूँ। यदि आप उपभोक्ता हैं तो आपको जैविक हल्दी या फिर प्राकृतिक खेती वाली हल्दी, मिर्ची, आपको गेहूँ, चावल, दालें, सब्जियाँ, ये कौन कौन इंडिया में लोग आपको दे सकते हैं जो भरोसेमंद लोग हैं, उनके सारे नंबर, आप जिस एरिया के जिले के वहाँ से जो निकटतम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है या प्राकृतिक खेती करने वाला जो किसान है उसका नंबर यदि मेरे पास है तो, और ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। बस मेरा आखिरी में एक निवेदन, जो 3 मिनट मांगे थे। नंबर 1, सुबह जल्दी उठो। नंबर 2, 1 से 1.5 घंटा, 1 घंटा कम से कम सुबह 6 से 8 के बीच में जो ऑक्सीजन रहती है पर्यावरण में, एटमॉस्फेयर में, घर से बाहर निकलो, 2 गिलास गर्म पानी पियो, फ्रेश हो, फ्रेश होने के बाद बाहर निकलो, 1 घंटा प्रकृति के साथ बिताओ। 35% ऑक्सीजन पूरे पर्यावरण में ज़्यादा रहती है। बगीचे में जाओ, योग करो, प्राणायाम करो, सूर्य मिलन साधना करो, सन टू वुमन या फिर बाबा रामदेव के प्राणायाम करो, भस्त्रिका करो, मॉर्निंग वॉक करो, 1 घंटे नेचर के साथ बिताओ। वो 1 घंटा आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 6 से 6.5 अरब सेल का जो मुख्य डाइट है वो है ऑक्सीजन। ये खाना तो बात की बात है। पौधे को 97% पौधे को जो पोषण देती है वो धरती देती है, 5 तत्व देते हैं। 3% का झगड़ा है, 3% का। यदि आपने भी अपने आप को प्राकृतिक बना लिया तो आपको भोजन के रूप में 3% चाहिए। 97% सूरज देगा, धरती देगी, आकाश देगा, आपको ज्यादा कोई जरूरत नहीं। आपको 1 घंटा प्राणायाम योगा करें सुबह, उसके बाद प्राकृतिक भोजन ढूंढे। अभी वो मेघना शुक्ला जी आगे स्टॉल लगाई है, वो मिलेट ढूंढे, मिलेट। और मेघना शुक्ला जी का स्टॉल जरूर आप लोग कोदो कुटकी खा के जाना। और जो लोग बीमार बच्चे हैं, बीमार महिला है, घर में लोग बाग ज्यादा बीमार हैं, गेहूं और चावल खाना बंद कर दो, वो सारे मिलेट खाना चालू कर दो, और हमारे ये किसानों की जैविक सब्जियां खाना चालू कर दो। आपकी सारी बीमारियां ऐसे ही खत्म हो जाएगी, कोई दवा नहीं लगेगी आपको, आपकी शुगर लेवल पे आ जाएगी। मिलेट खाना, कोदो कुटकी, रागी, ये सब वो मेघना शुक्ला जी लेके बैठी है। 5 तरह के मिलेट उनके पास हैं। बहुत ऊर्जावान वो दीदी है जो कि ये काम कर रही है, उनसे मिलो और वो मिलेट का पहचानो, और आप लोग अपने खेतों में ग्रो करो, इस साल बीज लो। इसके बाद शाम का भोजन जितना हल्का करना है हल्का करो, सबसे हल्का भोजन शाम को करो। शाम को तुअर की दाल मत खाओ, चावल मत खाओ, शाम को आप गोरधान खाओ, मिलेट खाओ, आप लौकी ज़्यादा खाओ, शाम को आप लौकी की सब्जी खाओ, और जितना हल्का खा सको हल्का खाओ। बस सूरज उगा तो ऊर्जा, सूरज जहाँ डूबा कि ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, तो आप बिल्कुल ऊर्जावान रहेंगे, भय मुक्त जीवन रहेगा, आपका जीवन ऊर्जा वाला रहेगा। परिवार के लिए, देश के लिए और समाज के लिए आप कुछ कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।